सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारे आने वाले सीटेट अगस्त 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, 28/12/2022 को हुआ था। इससे पहले मैंने CDP और हिंदी करा दिए, ना देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेडलाइन इज करेक्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इंटरनेशनल डेडलाइन इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू वाटर बॉडी ओनली। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय और स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू बोथ वाटर एंड लैंड बॉडीज। चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। इंटरनेशनल डेडलाइन रफली डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक कैसी रेखा है, काल्पनिक यानी इमेजिन रेखा है। विश्व भर में एक रूपता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन क्यों तैयार की गई है, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या बन सके, एक रूपता बनाई रह सके। यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होते हुए विश्व को 2 भागों में बांटती है। अगर यह एक सीधी रेखा में होती तो एक ही दिन में एक ही स्थान पर 2 तिथियां हो जाती था। बी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए असर्शन है कि कथन है यह है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन कम टू नो द लेटीट्यूड ऑफ योर प्लेस। रीजन है कि कारण है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। यानी कि रीजन है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये और दोनों सही और सही व्याख्या है। दूसरा है कि और दोनों सही और सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ये सही है परंतु और गलत है। और चौथा है कि और दोनों गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ए और दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं है। यानी कि और तो सही है पर उनकी सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या कह रही है कि दिया गया कथन ए अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ये बात तो सत्य है तथा कारण आर विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 डिग्री होगा। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है वह दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसलिए दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इनसे मतलब कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं है, तो व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 देशांतर पूर्व की यात्रा करते हैं कि हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम an Indian city to Tokyo 130 degree 45 देशांतर the capital city in Japan, how many hours will we gain or lose? Let us ignore the time required to reach the city। तो पहला है कि gain about 4 hours लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे। तो दूसरा है कि लॉस अबाउट 4 hours लगभग 4 घंटे गवाएंगे। तीसरा है कि लॉस अबाउट 12 hours यानी लगभग 12 घंटे गवाएंगे। चौथा है कि लॉस अबाउट 8 hours यानी लगभग 8 घंटे गवाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस अबाउट 4 hours यानी कि लगभग 4 घंटे हैं वो हम गवा देंगे। हमारी व्याख्या कह रही है कि जब हम एक भारतीय शहर मानिए दिल्ली से जापान के टोक्यो शहर जो कि जापान की राजधानी है जो कि 130 डिग्री 45 पूरब में है उसके में यात्रा करेंगे, तब हम ये दिल्ली में दोपहर के 12:30 बजे होंगे। तो उस समय टोक्यो में कितने बजे होंगे? 4।
हम ग्रीनविच मानक समय के अनुसार लगभग 4 घंटे यानी कि 3 घंटे 30 मिनट समय गंवाएंगे। यहाँ पर टोक्यो शहर पहुंचने के लिए लगने वाले समय को हम नजरअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन मिनरल्स ऑफ क्रस्ट आर यानी महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिना, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है निकिल। पहला कह रहा है कि ओनली केवल ए सही है, दूसरा कह रहा है कि ओनली बी एंड सी है, केवल बी और सी सही है, तीसरा है कि ओनली ए और सी यानी केवल ए और सी सही है, चौथा है कि सी एंड डी यानी केवल सी और डी सही है। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली ए एंड सी यानी केवल ए और सी सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि महासागरीय भूपटल की सेलों का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। ये परत सीमा कहलाती है। सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, एसआई से सिलिका और एम से मैग्नीशियम। सीमा बराबर सिलिका और मैग्नीशियम से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बाज, एस, बीज के पेड़ तथा फिजेड, मोनाल पंछी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? अ पर्सन हैड विजिटेड अ रीजन एंड फाउंड ट्री सच एज oaks, as beech and birds like peasants, monals. Which one of the following vegetation regions he may have visited? ऑप्शन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है शंकुधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय वन, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे बाज, एस, बीज के पेड़ तथा फिजेड, मोनाल पंछी मिले। वह शीतोष्ण पर्णपाती वन क्षेत्र का उसने दौरा किया है। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। मतलब उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते तो हमें क्या मिलते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन में, न्यूजीलैंड में, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में कर देते हैं, झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष बाज, एंस, बीज और फिजेंट व मोनाल जैसे पंछी भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलते हैं? द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड इन विच रीजन? ऑप्शन ए है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट रीजन, ऑप्शन बी है टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा रीजन, ऑप्शन सी है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, फ्रिजिड जोन, ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय फ्रिजिड जोन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टुंड्रा रीजन। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विशाल आर्कटिक सागर से लगने वाले निचले भूभाग क्या कहलाते हैं? टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं। इस प्रदेश में अमेरिका के कनाडा तथा अलास्का के निर्जन भूभाग सम्मिलित होते हैं। इसमें कौन होता है? अमेरिका के कनाडा तथा अलास्का के निर्जन भूभाग होते हैं, वो शामिल होते हैं। शीत ऋतु अत्यंत लंबी होती है और ठंडी होती है। ये वार्षिक वर्षण की मात्रा 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है। यहाँ सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं और इस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ए एंड आर गिवन बिलो। ऑप्शन ए है कि महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सैल्टी और स्लाइन। कारण आर है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। ओशन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। तुम्हारा पहला कह रहा है कि ये और दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है परंतु ये आर की सही व्याख्या नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। चौथा है कि दोनों ए और आर गलत है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि महासागर के जल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लवण जो होते हैं वो घुले हुए होते हैं, इसीलिए महासागर का जल कैसा होता है? लवड़ी होता है या खारा होता है, इसलिए और दोनों सही है और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है डैश, यानी कि द डिस्पोजिशनल फिक्सर्स ऑफ द विंड इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है लोएस, ऑप्शन बी है छत्रक सेल, ऑप्शन सी है हिमोड, ऑप्शन डी है स्टेक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोएस। ठीक है, पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के जो निक्षेपण होता है उनसे निर्मित जमाव जो होता है, पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से निर्मित जमाव को क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में पाए जाते हैं विशाल लोएस के निक्षेप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं। द प्लेस वेयर आ रिवर फ्लॉस इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है डेल्टा, ऑप्शन बी है तटबंध, ऑप्शन सी है चाप झील, ऑप्शन डी है नदी मुहाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नदी मुहाना, यानी रिवर्स माउथ। ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी कोई दूसरी जलराशि से मिलती है वहां पर नदी मुहाना उसे कहते हैं। व्याख्या भी कह रही है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी मुहाना कहते हैं। नदी मुहानों पर अवसाद कोषागृह से डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला है ये वन सघन है और यहाँ साल भर बस यह वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। द फॉरेस्ट आर सो थिक एंड रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। दूसरा कह रहा है कि रोजवुड, आबनूस और महोगनी इस प्रकार वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। रोजवुड, आबनूस, महोगनी आर द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तीसरा कह रहा है कि वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट ऑस्टर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज द ट्रॉपीज। तो पहला कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ट्रॉपिकल डेसिडाइज फॉरेस्ट है। दूसरा है कि शीतोष्ण सदाबहार वन है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। तीसरा है कि शंकुधारी वन है, यानी कि कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट है। और चौथा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि दिए गए लक्षण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। जो ये लक्षण दिए गए थे किसके थे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के थे। और कहाँ पाए जाते थे? भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास। ये सघन वन है और साल भर वर्षा होती है। इन वर्षों में पूरे साल क्या होती रहती है? वर्षा होती रहती है। और एक ऐसे वन होते हैं सघन। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है। क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं इनके पत्ते झड़ते हैं, इनमें फूल आते हैं और फल इनमें लगते हैं, तो समय टाइमिंग जो होती है सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए क्या होते हैं साल भर कैसे दिखाई देते हैं? हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाए जाने महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं रोजवुड, महोगनी, आबनूस, एनी और एबनी। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखना कि जो लक्षण हमने दिए गए थे किसके थे? कि उष्णकटिबंधीय वन के थे। ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये कैसे वन होते हैं? सघन वन होते हैं। इन वनों में कब वर्षा होती है? तो साल भर वर्षा होती रहती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। ठीक है, इनमें पत्ते झड़ने के, फूल आने के और फल लगने का समय एक सा नहीं होकर अलग अलग होता है। और साल भर में कैसे दिखाई देते हैं? हरे भरे। ठीक है, उनकी मुख्य प्रजातियां होती हैं रोजवुड, महोगनी, आबनूस, एनी और यवनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास का अर्थ है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफरेंस टू। ऑप्शन ए है मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मेनली रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑप्शन बी है संसाधनों का सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्स। तीसरा है कि अपनी संतानों और संबंधितों के लिए संसाधनों का बचाव, सेविंग रिसोर्स फॉर आवर चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। और चौथा है कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना। कंजर्व ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, यूज ओनली एज पर रिक्वायरमेंट एंड सेव फॉर फ्यूचर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए उन्हें क्या करना, बचाना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सतत विकास का अर्थ, किसका विकास, सतत विकास। सतत विकास का अर्थ होता है कि जितने भी तरह के संसाधन होते हैं उनका संरक्षण करना, उनका आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए क्या करना, उन्हें बचाना। सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले 1987 में पहली बार ब्रटलैंड रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद प्रकट हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? ऑप्शन ए है लीड यानी कि सीसा, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है निकेल और ऑप्शन डी है जिंक यानी कि जस्ता। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीन। ठीक है, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया ये सब होते हैं टीन खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टीन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सीसा के प्रमुख उत्पादक देश हैं। कौन कौन से? जो टीन होते हैं उसके लिए तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया है। जो सीसा है उसके लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। ठीक है, और निकेल की अगर हम बात करें इसके लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस और कनाडा है। कथा चीन, पेरू और ऑस्ट्रेलिया ये जिंक के लिए यानी जस्ता के लिए हैं। तो सबके बारे में याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि यानी कि इन टेरेस फार्मिंग साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर राइज्ड इन ऑर्डर टू डैश। ऑप्शन ए फसल को कीटों से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम पेस्ट। ऑप्शन बी है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, रिटेन वाटर। ऑप्शन सी है खाद बहना जाए, प्रिवेंट फर्टिलाइजर फ्रॉम बीइंग शिफ्ट अवे। और चौथा हमारा है कि फसलों के बीच अंतर रखा जाए, क्रिएटिव डिस्टेंस अमॉन्ग डिफरेंट क्रॉप्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिटेन वाटर यानी पानी के टुकड़ों के भीतर रुका जाए। सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर इसलिए उठा देते हैं ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सीढ़ी नुमा जो खेती होती है उसमें जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनके किनारों को ऊपर उठा देते हैं ताकि जो पानी होता है वो टुकड़ों के भीतर रुका रहे। और सीढ़ी नुमा खेती मूल रूप से पहाड़ी या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र होती है उनमें की जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके मृदा अपरदन और पानी के अति प्रवाह के लिए कैसे होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसी विधि द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर छोटा कर और ढाल की लंबाई को कम करके मृदा और नमी को क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जो डेज यानी कि परमानेंट शॉप्स इन अ मार्केट आर दोज विच हैव डेज। ऑप्शन ए जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, पीपल एम्प्लॉयड ऑन अ परमानेंट बेसिस। ऑप्शन बी है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, लाइसेंस फ्रॉम द टाउन पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कि जो 10 वर्ष से अधिक समय में खुली रहे, बीन फंक्शनिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स, और जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं, बीन लोकेटेड इन लार्ज सिटी। तो इसमें से कौन सा विकल्प इसमें से हमारा सही है? पहला कह रहा है कि ए, बी और सी यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा कह रहा है कि ए और बी सही है। तीसरा कह रहा है कि बी, सी और डी सही है। चौथा कह रहा है कि ए और बी, डी सही है। ए, सी और डी सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी ओनली यानी केवल ए और बी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी कैसे होते हैं, नियमित होते हैं, और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। तो एक विकल्प दोनों सही है। पक्की दुकानें कौन सी दुकानें होंगी? जो नियमित होगी, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है सीनेटर, ऑप्शन बी है प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है अधिशासी कार्यपालक और ऑप्शन डी है पार्षद। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्षद। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है
कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पार्षद का पद मुख्य रूप से स्थानीय शहर शासन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शहरी शासन के अंतर्गत। इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। पार्षद का चुनाव मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जनता कैसे करती है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करती है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सुबह 10 बजे करंट अफेयर देख सकते हैं। सीटेट प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख सकते हैं। जूनियर लेवल के रात 8 बजे और प्राइमरी लेवल के सुबह 8 बजे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और हमारे साथ जितने लोग ज़्यादा जुड़े रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, क्योंकि कम लोग होते तो ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद ही नहीं आ रही, कि फिर हम इसको बंद कर देते। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो आपको सारे प्रीवियस प्रोवाइड कर देंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। सुबह अगर आप प्राइमरी लेवल के कर रहे हैं तैयारी तो 1 to 5 के लिए आपको सुबह मिलेगी 8 बजे क्लासेस, और अगर आप जूनियर लेवल के 6 to 8 के लिए कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 6 to 8 के लिए रात के 8 बजे मिलेगी। ठीक है। सो मिलते हैं ना इस वीडियो में। थैंक यू, बाय। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना रखी है, देख लीजिए।